यह फार्मूला है इंटीग्रेशन का। cos x को इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट sin x मिलता है। इसमें x के जगह पर यदि हम इंटीग्रेशन cos x के जगह पर x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b रख दें dx, जिसमें a कोई कांस्टेंट नंबर है लेकिन जीरो को छोड़ के b कोई कांस्टेंट नंबर है, b का वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो कोई फर्क नहीं, तो रिजल्ट इसी के हिसाब से होता है। यहाँ पर जो एंगल था वह एंगल यहाँ, तो यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी लिखेंगे साइन ax प्लस b, लेकिन साथ में एक काम और करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है a इससे डिवाइड भी कर देंगे, इससे हम पूरे को डिवाइड कर देंगे। b के जगह पर जीरो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे रहे इंटीग्रेशन cos कोई कांस्टेंट नंबर x dx, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन kx बाई k से डिवाइड। तो इसके आधार पर यदि हमको कहा जाए लिखने के लिए कि साइन इंटीग्रेशन cos पाई x dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई x बाई पाई से डिवाइड, क्योंकि पाई कोई कांस्टेंट नंबर है, यह पाई x एक x का लीनियर एक्सप्रेशन है, इसीलिए इतना हो जाएगा। यह तो है cos पाई x का इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन किए हैं तो रिजल्ट यह मिला। हमको अगर डिफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए कहे, डिफिनिट में क्या होता है, यहाँ और यहाँ हम कोई नंबर लिखते हैं ऐसे करके, इंटीग्रेशन m टू m प्लस 1 cos पाई x dx, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसका पहले इंडिफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं जो इतना आया हुआ है, इसको लिख देते हैं साइन पाई x बाई पाई, इसको एक इस तरह के बड़ी ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं और यह जो लिमिट है इसको नीचे और ऊपर लिख देते हैं m प्लस 1। अब इसका अर्थ होता है कि इसमें पहले x के जगह पर यह ऊपर वाला नंबर लिखना है, सारा चीज लिख देना है, सिर्फ एक काम करना है कि x के जगह पर ऊपर वाला नंबर, तो हो जाएगा साइन पाई गुने m प्लस 1 यानी m प्लस 1 पाई, m प्लस 1 पाई बट्टे पाई माइनस, इसके बाद माइनस साइन देना है, उसके बाद यही चीज लिखना है, इसमें x के जगह पर यह नीचे वाला नंबर लिख देना है, तो हो जाएगा साइन पाई गुने m यानी साइन m पाई, साइन m पाई बाई पाई। अब इसका वैल्यू क्या होगा, दरअसल जब हम रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट को घुमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले यह पोजीशन है जीरो का,
यह 0 पर साइन का वैल्यू 0 होता है, इस पोजीशन पर साइन का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, एक चक्कर घुमाते हैं तो इस पोजीशन पर एंगल पाई हो जाता है, साइन पाई भी 0 होता है। एक चक्कर का मतलब एक चक्कर पूरा नहीं या आधा चक्कर यहाँ तक लाते हैं तो साइन पाई भी 0। दरअसल साइन 0 0, साइन पाई भी 0, साइन पाई का भी वैल्यू 0। फिर इससे आगे बढ़ा करके यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 होता है। फिर इससे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ ले आएंगे तो इस पोजीशन पर भी साइन का वैल्यू 0, यानी साइन 3 पाई भी होता है 0। अगर उल्टा घुमाएं इधर तो साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस 2 पाई 0। इस पोजीशन और इस पोजीशन पर साइन का वैल्यू 0 होता है। इसमें m है कोई इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2 -3 कोई इंटीजर, उसमें एक जोड़ेंगे इंटीजर, पाई से गुना करेंगे तो पाई का कोई मल्टीपुल मिलेगा, जैसे 1 पाई 2 पाई 4 पाई -10 पाई इस तरह का। तो या तो यह एंगल यहाँ पहुँचेगा या यहाँ पहुँचेगा, दोनों में से कहीं भी पहुँचे वैल्यू तो 0 ही होगा, और 0 को पाई से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 0। इसी तरीके से m पाई, यह m या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन होगा तो इस पोजीशन में पड़ेगा, ऑड होगा तो इस पोजीशन में, दोनों पोजीशन में साइन का वैल्यू 0, तो ऊपर वाले का वैल्यू 0, 0 बट्टे पाई, रिजल्ट 0, 0 माइनस 0 0। यानी इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू 0 मिलेगा। इसमें m क्या है, कोई इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 इस तरह का कोई इंटीजर। यानी कहने का मतलब क्या है कि m के जगह पर कोई भी इंटीजर रखे, चाहे इवन इंटीजर रखे चाहे ऑड इंटीजर रखे, ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। इस रिजल्ट को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन cos पाई x dx m to m plus 1 इज इक्वल टू 0। इसमें m कोई इंटीजर है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। यह फार्मूला है 12वीं क्लास के इंटीग्रेशन चैप्टर का। यह कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब दो फंक्शन f(x) और g(x) के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है। फार्मूला क्या है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट को जब इंटीग्रेट करना हो तो हम लिखते हैं पहला फंक्शन गुने दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, इसके बाद पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा का इंटीग्रेशन और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का यूज करके अगर हम इंटीग्रेशन x cos पाई x dx निकालें तो एक फंक्शन f(x) के जगह पर यह x है और दूसरा फंक्शन gx के जगह पर यह cos पाई x है। तो इस फार्मूले के आधार पर हम क्या लिखेंगे, x गुने cos पाई x का इंटीग्रेशन, cos पाई x का इंटीग्रेशन माइनस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dx/dx गुने दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन
यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स dx, और इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x गुने कॉस पाई एक्स को अभी अभी कुछ देर पहले हम इंटीग्रेट किए हैं साइन पाई एक्स बाई पाई माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसके आधार पर हम क्या लिखेंगे 1 गुने कॉस पाई एक्स को अभी अभी इंटीग्रेट किए हैं साइन पाई एक्स बाई पाई dx। यह किसका वैल्यू हम लिखे थे? यह लिखे थे इंटीग्रेशन x कॉस पाई एक्स dx, इसका वैल्यू लिखा हुआ है। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन x cos पाई एक्स dx, x cos पाई एक्स dx इज इक्वल टू x साइन पाई एक्स बाई पाई, x साइन पाई एक्स बाई पाई। यह 1 से गुना करेंगे तो फिर तो यही चीज मिलेगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 1/पाई जो है 1/पाई एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिया जा सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/पाई इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स dx। काहे कि 1/पाई कांस्टेंट नंबर है, किसी कांस्टेंट नंबर का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन रहे उसको इंटीग्रेट करना पड़े तो कांस्टेंट नंबर को बाहर लिया जा सकता है। साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। यदि इसमें x के जगह पर x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन साइन पाई एक्स रख दे तो रिजल्ट इसी के हिसाब से होगा माइनस कॉस पाई एक्स, लेकिन पाई से यानी x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी हो जाएगा, यानी साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई होगा। यहाँ लिख देने पर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन x कॉस पाई एक्स dx इज इक्वल टू x साइन पाई एक्स बाई पाई -1/पाई गुने माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई। दिस implies इंटीग्रेशन x cos पाई एक्स dx इज इक्वल टू x साइन पाई एक्स बाई पाई माइनस माइनस प्लस पाई गुने पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा cos पाई एक्स बटे पाई स्क्वायर। यह तो हुआ इसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब यदि हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना पड़े, इंटीग्रेशन 2l कोई इवन इंटीजर से और इस इवन इंटीजर का जस्ट अगला ऑड इंटीजर यानी 2l + 1 x cos पाई एक्स dx, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू इसका जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है x साइन
पाई एक्स बट्टे पाई प्लस कॉस पाई एक्स बट्टे पाई स्क्वायर, ब्रैकेट से घेरेंगे, नीचे में 2n ऊपर में 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिख देंगे। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसका जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है इसको जरा हम यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि मिटाएंगे तो देखने में बनेगा। इंटीग्रेशन x cos पाई एक्स cos पाई एक्स dx क्या मिला है, x साइन पाई एक्स बाई पाई, x साइन पाई एक्स बाई पाई प्लस कॉस पाई एक्स बट्टे पाई स्क्वायर, प्लस कॉस पाई एक्स बटे पाई स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले x के जगह पर यह ऊपर वाला नंबर, फिर माइनस साइन, फिर x के जगह पर नीचे वाला नंबर, ऐसे लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू x यहाँ भी है, जहाँ जहाँ x सब जगह ऊपर वाला नंबर, तो पहले यहाँ पर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 साइन 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई बट्टे पाई प्लस कॉस x के जगह पर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई, कॉस 2n प्लस 1 पाई बट्टे पाई स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस साइन। अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ यह नीचे वाला नंबर 2n साइन 2n पाई, साइन 2n पाई बाई पाई प्लस कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई बाई पाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब साइन 2n प्लस 1 पाई बतला चुके हैं कि पाई का कोई भी मल्टीपुल, चाहे ऑड मल्टीपुल चाहे इवन मल्टीपुल, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0, 0 गुने इतना 0, 0 को पाई से डिवाइड करेंगे 0, 0 प्लस कॉस 2n प्लस 1 पाई, कॉस 2n प्लस 1 पाई बट्टे पाई स्क्वायर माइनस साइन 2n पाई, पाई का मल्टीपुल कोई इंटीजर गुने पाई, एंगल के जगह पर रखे वहाँ पर साइन 0, तो यह हो जाएगा 0 प्लस कॉस 2n पाई बट्टे पाई स्क्वायर, बट्टे पाई स्क्वायर खाली इसका बट्टे पाई स्क्वायर है, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, 2n प्लस 1 कोई ऑड इंटीजर मिलेगा, कोई ऑड इंटीजर। रिवॉल्विंग लाइन को जब भी हम घुमाते हैं तो यहाँ से शुरू होता है घूमना, यह है इवन मल्टीपुल ऑफ पाई का पोजीशन, यह है ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई का पोजीशन। यहाँ पर रिवॉल्विंग लाइन जब भी पहुँचता है, ठीक है, तो कॉस x का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर रिवॉल्विंग लाइन जब भी पहुँचता है तो इस पोजीशन में कॉस x का वैल्यू हमेशा -1 होता है, यानी कॉस 0 1, कॉस पूरा घुमा करके 2 पाई 1, पूरा 2 बार घुमा देंगे, एक बार 2 बार, कॉस 4 पाई 1,
ऐसे घुमाएं सिर्फ यहीं तक 1 पाई कॉस पाई का वैल्यू -1। एक बार पूरा चक्कर 2 पाई और फिर आगे 3 पाई तो कॉस 3 पाई -1। जब भी रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पर कॉस का वैल्यू -1, जब भी रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पर कॉस का वैल्यू 1। यह ऑड मल्टीपुल है, यह है ऑड मल्टीपुल वाला पोजीशन, यह है इवन मल्टीपुल वाला पोजीशन। ऑड मल्टीपुल वाला पोजीशन पर रिजल्ट -1 होगा तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 जोड़ -1/π² माइनस 0 जोड़ इवन मल्टीपुल ऑफ पाई 1/π²। 0 जोड़े नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं, -1/π² -2/π²। यह किसका वैल्यू था? यह था x cos 2x, लिमिट था 2n से 2n+1। तो इस रिजल्ट को हम इस सबको मिटा करके यहाँ पर नोट करेंगे। इसको हम यहाँ नोट कर लिए। अब यह इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इसमें यदि हम डिफिनिट निकालें, लिमिट दे 2n+1 से 2n+2 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट इंटीग्रल जो लिखा हुआ है इसमें लिमिट 2n+1 से 2n+2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ पहले 2n+2 sin 2n+2 बटे पाई प्लस cos 2n+2 बटे π² माइनस 2n+1 sin 2n+1 पाई बटे पाई प्लस cos 2n+1 पाई बटे π² दैट इज इक्वल टू साइन कोई भी इंटीजर गुने पाई, एंगल के जगह पर है, रिजल्ट 0 जोड़ इवन मल्टीपुल ऑफ पाई है, कॉस है और इवन मल्टीपुल ऑफ पाई एंगल के जगह पर वैल्यू 1/π² माइनस साइन है पाई का मल्टीपुल, ठीक है, रिजल्ट 0। कॉस है पाई का ऑड मल्टीपुल, रिजल्ट -1/π²। 1/π² माइनस और यहाँ का यह माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे दैट इज इक्वल टू 2/π²। यह किसका वैल्यू है? इसका डिफिनिट इंटीग्रल का, जब लिमिट 2n+1 से 2n+2 लेते हैं तब, यानी इंटीग्रेशन x cos πx dx लिमिट 2n+1 से 2n+2 तक लेते हैं तो रिजल्ट 2/π² मिलता है, π²। यह है रियल लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3। यदि x के जगह पर हम कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले, बल्कि ऐसा वैल्यू ले जो दो लगातार इंटीजर के बीच में पड़ रहा हो, मतलब n से बड़ा और इसका अगला इंटीजर से छोटा, इस बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
बाएं तरफ वाला इंटीजर होता है, बाएं तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला इंटीजर। जैसे x यदि रहे यहाँ पर इस बीच में कहीं भी, एकदम ठीक बीच में होना जरूरी नहीं है, 0 के दाहिने तरफ 1 के बाएं तरफ कहीं भी x यदि यहाँ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे 0। जिस दो इंटीजर के बीच में x है, इसमें बाएं तरफ वाला इंटीजर। यदि x हो यहाँ पर x 1 और 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लिखेंगे 1। यदि x हो 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो हम लिखेंगे 2। यदि x हो 0 और -1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लिखेंगे बाएं तरफ वाला इंटीजर -1। यदि x हो -2 और -1 के बीच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे -2। यानी x जिस दो लगातार इंटीजर के बीच में है, उसमें छोटा इंटीजर जो है, यानी रियल लाइन पर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वही वैल्यू होगा। यह बात कब बोल रहे हैं? जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं ले रहे हैं, बल्कि दो लगातार इंटीजर के बीच का वैल्यू लेते हैं, तब यह सिचुएशन होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हम क्या लेते हैं, यह बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमको कह रहा है f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। f(x) इतना लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कोई ऑड इंटीजर हो तब। और f(x) का वैल्यू इतना लेना है कब? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई इवन इंटीजर मिल रहा हो तब। तो π²/10 f(x cos πx dx) लिमिट -10 से 10, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका वैल्यू तो बाद में निकालेंगे। अभी पहले हम इंटीग्रेशन f(x cos πx dx), चूंकि f(x) ऑड और इवन के रूप में लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं इवन से ऑड, इवन 2n, इसका जस्ट अगला इंटीजर 2n + 1, इसका वैल्यू क्या होता है यह पहले हम देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, जब भी ऐसे लिमिट रहता है तो x का वैल्यू कहाँ है? इसमें जो भी फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें x का वैल्यू कहाँ समझना है? 2n से बड़ा और 2n + 1 से छोटा। हमको समझना है कि x का वैल्यू 2n से बड़ा और 2n + 1 से छोटा हो, तब f(x) क्या होगा। तो जब x का वैल्यू 2n से बड़ा और 2n + 1 से छोटा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2n, जो कि इवन हो जाएगा। और जब इवन हो जाएगा तो f(x) इसके आधार पर लिखेंगे। लिख देते हैं f(x) के जगह पर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस दोनों के बीच में लाई करने वाले नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2n माइनस x cos πx dx, लिमिट 2n से 2n + 1। दैट इज इक्वल टू 1 + 2n से cos πx को गुना करेंगे तो 1 + 2n कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर बाहर आ सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2n इंटीग्रेशन cos πx dx 2n to 2n + 1। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा, यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस इंटीग्रेशन x cos πx dx 2n से 2n + 1।
यानी इसको हम लिख सकते थे 1 + 2n गुने इतना माइनस x गुने इतना, दो टर्म का डिफरेंस, दोनों को अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब cos πx का इंटीग्रेशन कोई भी इंटीजर हो, चाहे इवन चाहे ऑड, पहले ही निकाल चुके हैं 0, 0 से इसको गुना करेंगे रिजल्ट 0, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन x cos πx 2n से 2n + 1 पहले ही निकाल चुके हैं -2/π², -2/π², 0 माइनस -2/π², इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/π²। इसका अर्थ है कि fx cos πx dx 2n से 2n + 1 का वैल्यू 2/π²। जरा मिटा करके इस रिजल्ट को हम नोट करेंगे। इस रिजल्ट को यहाँ हम नोट कर लिए हैं। इसका क्या अर्थ है इसको जरा हम समझ लेते हैं। यहाँ है 2n, यहाँ है 2n + 1, यानी यहाँ पर कोई इवन इंटीजर और यहाँ हो इसका ठीक अगला नेक्स्ट इंटीजर जो कि ऑड होगा। जैसे हमको कहा जाए यहाँ 2 दे दे, यहाँ 3 दे दे, fx cos πx dx, तो इसका वैल्यू 2/π² मिलेगा। यदि यहाँ पर कोई दूसरा इवन इंटीजर लिख दे तब, जैसे 4, इसका अगला इंटीजर 5, fx cos πx dx, इसका भी वैल्यू वही 2/π² आएगा। यदि यहाँ पर कोई निगेटिव इवन इंटीजर रखे ऐसे -4 और -3, इसमें एक जोड़ देने पर -3, fx cos πx dx, तो इसका भी वैल्यू 2/π² ही होगा। यानी इवन नीचे में इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, इसमें नीचे में इवन इंटीजर और ऊपर में इसका जस्ट अगला इंटीजर जो कि ऑड होगा रहे, चाहे यह इवन इंटीजर 2 हो या 4 हो या -4 हो, कोई भी इवन इंटीजर, तो रिजल्ट 2/π² ही होगा। यह अर्थ है इसका। अब हम fx cos πx का इंटीग्रेशन जब लिमिट 2n + 1 से 2n + 2 यानी ऑड से इवन, ऑड नंबर नीचे में कोई ऑड इंटीजर, उसका जस्ट अगला नेक्स्ट इंटीजर जो कि इवन होगा। इसमें x को कहाँ समझना है, इस नंबर से बड़ा और इस नंबर से छोटा। तो 2n + 1 से बड़ा 2n + 2 से छोटा हो तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2n + 1 हो जाएगा, 2n + 1, और 2n + 1 हो जाएगा तो वह तो ऑड है। तो fx इसके हिसाब से लिखेंगे, यानी इंटीग्रेशन fx के जगह पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n + 1, 2n + 1, यह हो गया fx का वैल्यू। cos πx dx 2n + 1 से 2n + 2, x गुने इतना इंटीग्रेशन, चूंकि इतना गुने इतना माइनस इतना गुने इतना, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पहला टर्म का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x cos πx dx 2n + 1 2n + 2 माइनस, यह 2n + 1 कांस्टेंट होगा, 2n गुने इतना का इंटीग्रेशन, जिसमें 2n + 1 कांस्टेंट नंबर, यह बाहर आ जाएगा 2n + 1, और इंटीग्रेशन cos πx dx
2n+1 से 2n+2, दैट इज इक्वल टू ऑड से शुरू, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कोई ऑड इंटीजर और अपर लिमिट इसका जस्ट नेक्स्ट इंटीजर। वैल्यू निकला हुआ है 2/π², 2/π² माइनस इसका वैल्यू, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो, चाहे ऑड चाहे इवन, और ऊपर में हो इसका नेक्स्ट इंटीजर, रिजल्ट 0, 0 से इसको गुना करेंगे रिजल्ट 0, दैट इज इक्वल टू 2/π²। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू भी 2/π² ही आया, इसका वैल्यू भी 2/π²। तो हम अब ऐसा करते हैं कि यहाँ जो रिजल्ट नोट किए हैं इसको मिटा देते हैं, इसके जगह पर यह रिजल्ट नोट कर लेंगे, और इसको अब मिटा देते हैं, इसके जगह पर यह रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू 2/π² हम नोट करेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है कि ऐसे रहे इंटीग्रेशन f(x) dx a to b, तो a और b कोई नंबर है, रियल लाइन पर कहीं a आएगा कहीं b आएगा, एक से बड़ा और b से छोटा कोई भी नंबर बीच में लाई करने वाला, यदि c1 हम ले तो इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं a to c1 f(x) dx प्लस फिर c1 से b इंटीग्रेशन c1 to b f(x) dx, यानी इस a to b को ऐसे a to c1 और c1 to b ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। फिर c1 से b के बीच में कोई और नंबर आ जाए जैसे c2, यदि हम लिखें और हम चाहें इसको तोड़ के लिखना तो तोड़ के लिख सकते हैं, या तो यही रहेगा इंटीग्रेशन a to c1 f(x) dx प्लस c1 to c2 f(x) dx प्लस फिर c2 to b f(x) dx। यह क्या हुआ, 3 टर्म में हम तोड़ दिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन था a से b, हम क्या किए, एक इंटीग्रल प्लस दूसरा इंटीग्रल प्लस तीसरा इंटीग्रल, 3 इंटीग्रल के सम के रूप में लिख दिए। इसी तरीके से हम चाहें तो 5 इंटीग्रल के सम के रूप में लिख सकते हैं, 10 इंटीग्रल के सम के रूप में, 50 इंटीग्रल के सम के रूप में, लेकिन यह नंबर सब इस बीच में लाई करने वाला ही होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -10 to -9 f(x) cos πx dx प्लस इंटीग्रेशन -9 to -8 f(x) cos πx dx प्लस फिर -8 to -7, ठीक है, -7 to -6 लगातार लिखते जा रहे हैं। फिर 0 to 1 f(x) cos πx dx, फिर 1 to 2 f(x) cos πx dx। इसी तरीके से आगे लिखते जा रहे हैं, आगे लिखते जा रहे हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन -9 to 10 f(x) cos πx dx। यह इवन से शुरू हो रहा है, इसका लिमिट इवन से, तो इसका वैल्यू इसके अनुसार हो जाएगा 2/π²। यह ऑड से शुरू हो रहा तो इसका वैल्यू इसके हिसाब से हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 2/π²। इसी तरीके से प्रत्येक का वैल्यू, चाहे वह इवन से शुरू हो रहा हो चाहे ऑड से,
सबका वैल्यू 2/π²। ऐसा इंटीग्रल कितना लिखा हुआ है, -10 से 10 तक में जब हम तोड़ के लिखे हैं तो ऐसा 20 इंटीग्रल लिखा हुआ है। दैट इज इक्वल टू 20 गुने 2/π², दैट इज इक्वल टू 40/π²। यह किसका वैल्यू मिला, यह मिला इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू मिल रहा है 40/π²। यहाँ मिटा करके इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। इसका वैल्यू हम लिख लिए 40/π², लेकिन हमको पूछ रहा था π²/10 गुने इंटीग्रेशन fx cos πx dx -10 to 10, इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π² गुने इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 40/π², 40/π², π² से π² कट गया, 10 से 40 कटेगा, 4 बार में रिजल्ट हो जाएगा 4, हो गया।